हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाऊंगी, जो किसी भी MTHR या फिर UGC नेट पेपर कोड 55 में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पेपर कोड 17 में के सिलेबस में भी है, तो ये क्वेश्चंस पेपर कोड 17 में भी आ सकता है। ठीक है। और जो लोग MTHR के PSU के एग्जाम्स देते हैं, नेट पेपर कोड 55 या 17 से अपीयर होते हैं, तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है जिसपे आपको इससे रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे। तो या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और जैसे ही आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल है। जैसे UGC नेट के कोर्स अवेलेबल है, उसका टेस्ट सीरीज, PSU MTHR के कोर्सेज अवेलेबल है और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो उस हिसाब से प्राइस रखा गया है। तो आप लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैक्लेलैंड्स 3 नीड मॉडल बेस्ड ऑन। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो मैक्लेलैंड्स जो नीड मॉडल है, ये क्या है? अप्रोच मोटिवेशनल थ्योरी से रिलेटेड है, उसका एक पार्ट है। तो मैक्लेलैंड की थ्योरी जो है, नीड मॉडल जिसे कहा जाता है, उसमें 3 नीड्स मेंशन की गई है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ऑल ऑफ दीज होगा, ये तीनों ही उसमें है। Next is, in the Vroom's valence expectancy theory, if any of the variable approaches 0, the probability of motivated performance approaches to 1, 0, both A and B possible, none of these. तो Vroom valence expectancy theory की बात हो रही है। तो as per Vroom's valence expectancy theory, motivation कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला क्या है? M is equals to वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, तो अगर मोटिवेटेड परफॉर्मेंस का हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और कोई भी वेरिएबल इसमें से अगर 0 हो जाता है, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटलिटी अगर हो जाता है 0, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आएगा? 0। ठीक है, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेटिव टर्म्स में है, मल्टीप्लाई V इंटू E इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी है, तो आंसर 0 आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू डू लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ एज एन इंडिविजुअल। तो इस टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप मेंबर्स, मतलब ग्रुप मेंबर्स के काम करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है देन दे आर कैपेबल ऑफ। अगर वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो देन दे आर वर्किंग मोर देन द ग्रुप। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर ग्रुप मेंबर्स अगर सारे इंडिविजुअल्स मिलके अगर ग्रुप में काम करते हैं तो उनकी टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। तो इसके लिए टर्म क्या डिफाइन किया गया है? ऑप्शन हम देखेंगे, सिनर्जी, सोशल लोफिंग, ग्रुप थिंक एंड ग्रुप शिफ्ट। तो देखिए ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओबी में, ये सबका अलग अलग मतलब है और लेकिन बहुत सिमिलर आपको लगेगा, कंफ्यूजन होने वाले हैं चारों ही। तो ये इसका आंसर मैं पहले आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सोशल लोफिंग। ठीक है, कि ग्रुप में बंदा कम काम करता है, बल्कि अगर इंडिविजुअली अगर उसको काम दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा परफॉर्म। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब अगर मिल के ग्रुप में काम करते हैं तो ज्यादा काम निकलेगा, तो वो सिनर्जी का मतलब होता है। नेक्स्ट इज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब क्या होता है कि जो टेंडेंसी, ग्रुप की ऐसी टेंडेंसी होती है कि इंडिविजुअल्स की थिंकिंग को भी वो अपने साथ इंक्लाइन कर दे। इंडिविजुअल क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं है, वो ग्रुप में आते ही वो ग्रुप की सोचने की तरीके से, मतलब उसकी तरह ही सोचने लगते हैं। ग्रुप शिफ्ट क्या होता है कि पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, या इसको ग्रुप पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके वो एक तरफा हो जाता है कि या तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा या नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा पूरा एक ग्रुप। ठीक है, चारों टर्म समझ में आ गया। आंसर इसका सोशल लोफिंग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप वाइन इज द, तो ग्रेप वाइन क्या है, ये टर्म आपको कम्युनिकेशन में मिलेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ओबी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रेप वाइन जिसमें एक टॉपिक ऐसा है जो पेपर में पूछा जाता है, तो ग्रेप वाइन is the part of which communication, formal communication, informal communication, upward और downward communication। तो इसका आंसर होगा informal communication। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अगर अपवर्ड कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, हायर अथॉरिटी से अगर बात नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर इधर उधर लोगों से बात करेगा आपस में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। rather than talking to higher authorities, वो अपने आसपास के ग्रुप में अपनी बात रखेगा, so it is called as grapevine communication। और रूमर हम लोग सुनते हैं ना, जो अफवाहें होती है रूमर, तो रूमर इज द अनडिजायरेबल फैक्टर ऑफ ग्रेप वाइन, ठीक है। ये अनडिजायरेबल फैक्टर रूमर्स को कहा जाता है ग्रेप वाइन का, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, रूमर्स भी उसमें से निकलेंगे, बट इट्स अ अनडिजायरेबल फैक्टर। Our next question is dash involves the evaluation of inputs and taking corrective measures before a particular sequence of operation is completed, ठीक है। तो कोई भी एक ऑपरेशन होने से पहले उसका इवैल्यूएशन करना, जो इनपुट्स उसमें कंसीडर कर रहे हैं दैट इज इवैल्यूएटेड, और उससे पहले ही उसके करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि वो ऑपरेशंस में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें इसका ऑप्शन देखिए, फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और पोस्ट एक्शन कंट्रोल। तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये कंट्रोल के टाइप्स है, काइंड्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल चैप्टर से रिलेटेड है ये, उसके टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। तो फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट, फीड फॉरवर्ड और पोस्ट एक्शन। तो पहले तो पोस्ट एक्शन कंट्रोल जो है उसके बारे में मैं बताऊंगी। इट इज द अनदर नेम फॉर फीडबैक कंट्रोल, ठीक है, मीन्स ये दोनों तो सेम है। कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड, तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दैट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट होने से पहले इनपुट्स को इवैल्यूएट की जाती है, एंड अगर कुछ उसमें कमी निकलता है तो करेक्टिव मेजर्स आर टेकन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मॉडल ऑफ जौहरी विंडो वाज डेवलप्ड बाय, तो जौहरी विंडो के बारे में आपने सुना होगा, ओबी में भी इम्पॉर्टेंट नेट में क्वेश्चंस आते हैं और पीएसयू एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो जौहरी विंडो क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग द डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ठीक है। तो इससे इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में जाना जाता है, स्टडी की जाती है। तो ये जो जौहरी विंडो मॉडल है ये किसने लाया था, किसने फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, जोसेफ इंगम एंड हैरी लुफ्ट, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, जॉन लुफ्ट एंड कुंट्ज एंड नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम, ठीक है। तो ये जौहरी विंडो, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जो जौहरी नाम आया है इन दोनों के इनिशियल लेटर से आया है, जॉ एंड हरी, ठीक है, जौहरी विंडो। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीए भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द सोशल इंटरैक्शन बिटवीन पीपल एंड, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का क्या पर्पस है, इट इज टू स्टडी द सोशल इंटरैक्शन बिटवीन पीपल एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ईगो स्टेट्स। सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ईगो स्टेट। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब यहाँ पे समझ रहा है थोड़ा बहुत कि सोशल इंटरैक्शन को स्टडी किया जाता है, पीपल लोगों में आपस में कैसे इंटरैक्शन होता है, तो हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से पता करते हैं। और इसमें ईगो स्टेट्स डिफाइन की गई है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ईगो स्टेट नहीं है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो, चाइल्ड ईगो और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पूछा गया है इज नॉट द ईगो स्टेट, तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि ईगो स्टेट्स ये तीनों ही है, पेरेंट ईगो भी है, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट इज when a person has to choose between the two alternatives each with a negative aspects each, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब किसी भी इंडिविजुअल को दो ऑल्टरनेटिव्स दी गई है और दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, मतलब दोनों ही अनअट्रैक्टिव है, ठीक है,
और दोनों में से उसको कोई एक ऑप्शन लेनी है तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट चैप्टर से है, ठीक है। ओबी का चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे होते कि आपके पास सामने में कई ऑप्शंस ऐसे होते जो आपके फेवर में नहीं है, बट उनमें से कुछ ना कुछ आपको चूज करके चलना पड़ता है। तो देखिए, तो वो स्टेज को क्या बोला जाएगा? तो ये मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो ऑप्शंस दी हुई है दे आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला ऑप्शन है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड नन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ दोनों ही वो अवॉइड तो करेगा क्योंकि दिस ऑप्शंस आर नेगेटिव एंड अनअट्रैक्टिव, बट उसमें से उसको चुनना है। तो दिस ऑप्शन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ गया होगा, राइट? Next question is, small group of employees doing similar or related works meet regularly to identify, analyze and solve product quality problems and to improve general operations is called as। ठीक है, तो इसमें ग्रुप की बात की जा रही है जिसमें एम्प्लॉयज डूइंग द सिमिलर रिलेटेड वर्क्स और रेगुलरली वो मिलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं एंड मोस्टली द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू क्वालिटी and indulge in improving the general operations। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका ऑप्शन देखिए, टीम, ग्रुप शिफ्ट, क्वालिटी सर्कल, सिनर्जी। तो टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द सेम अचीवमेंट ऑफ गोल। ग्रुप शिफ्ट के बारे में आपको बताया था, जिसको ग्रुप पोलराइजेशन भी बोला जाता है। क्वालिटी सर्कल, सिनर्जी भी बताया था कि इंडिविजुअल जैसे काम करता है बट अगर वो ग्रुप में होता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसे सिनर्जी कहते हैं। तो रहा हमारा ऑप्शन सी, क्वालिटी सर्कल। तो इसका आंसर है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल इमर्ज्ड, इसका जो कंसेप्ट था वो क्वालिटी कंट्रोल से इमर्ज हुआ था और ये सबसे पहले जापान ने इसको इनिशिएट किया था, क्वालिटी सर्कल्स कंसेप्ट को, ठीक है। Systematic efforts to delegate to the lowest levels of all authority except that which can be only exercised at central point is centralization, decentralization, span of control and authority। ठीक है, तो यहाँ क्या span of control के बारे में बात कर रहे हैं कि कंट्रोल किसको किसको देते हैं, कब देते हैं, किसके पास कंट्रोलिंग रहती है। तो ऑप्शन जो है इसमें देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक जगह ही लेके रखे हैं, बस उनके कंट्रोल में पावर है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी जो लोएस्ट लेवल्स पे अथॉरिटीज है उनको भी पावर दी जा रही है, एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम बोलते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ पावर्स ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे, बट कुछ पावर्स ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट को कंफर्ट नहीं कर देती है, वो अपने पास ही रखी है। तो उसी तरह से वो सेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जो वो नीचे लोअर लेवल पे दे सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि कुछ पावर्स तो मैनेजमेंट के पास होता है और कुछ पावर वो नीचे डेलीगेट करती है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, तो इसका आंसर हमारा होगा डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का भी अलग अलग है, जैसे अगर कंट्रोलिंग टॉल स्ट्रक्चर को बनाना, अगर कंट्रोलिंग आप कम हाथों में दे रहे हो तो वो टॉल बनेगा, अगर आप कंट्रोलिंग बहुत सारे हाथों में दे रहे हो तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वाइड होगा। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के कंसेप्ट में ही आपको मैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ओबी के पर्सपेक्टिव से, जो किसी भी एचआर एग्जाम में आ सकता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके। और अगर कोई भी आपको डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।